Hello students, myself Dr. Harish Chandra Upadhyay, Assistant Professor in Rajki Engineering College affiliated to Abdul Kalam Technical University, and we are going to cover syllabus of BTech first year chemistry. Code is KAS 102 or 202. We are dealing with a new unit, spectroscopy. So, we are starting this new unit. We will learn about introduction of spectroscopy, then electromagnetic radiations, electromagnetic spectrum, what is electromagnetic spectrum, we will discuss it, energy level in molecules, origin of spectrum, spectrophotometer, a general outline, and types of molecular spectra. Let us start. What is spectroscopy? This is the study of interaction of electromagnetic radiation with matter for determination of structural properties. Now, जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको ये जानना जरूरी है कि व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहले क्या रहा होगा, ये हमारे सबसे मॉडर्न टेक्निक है जिससे हम की स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर इलुसिडेट करते हैं, उनकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करते हैं. नाउ इमेजिन, इससे जब स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं थी तब फिर क्या रहा होगा. स्पेक्ट्रोस्कोपी जब नहीं थी तो उस समय हम मैनुअली स्ट्रक्चर डिटरमिन करते थे. लेकिन मैनुअल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वे का था कि वी हैव टू डिटरमिन मॉलिकुलर मास, देन वी हैव सपोज वी हैव आइसोलेटेड ए कंपाउंड and we do not know about that compound, what is this, what is its structure, and how many functional groups, which type of functional groups are present in that compound. So, what we will do at that time, that we will decide their molecular mass, we will decide their melting and boiling point, that is a specific physical property. Then after elemental analysis, that compound contains carbon, hydrogen, nitrogen or so ever. तो वो उसका हम क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते थे. क्वालिटेटिव मीन्स कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में आया. सपोज आपने कहा नहीं हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है. सो प्रेजेंट है दैट इज़ द क्वालिटेटिव, और उसके बाद में हम फिर उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते थे. जब आपने 11-12 में वी विल रिलेट ऑलवेज द योर प्रीवियस नॉलेज. जब 11-12 में आप क्या पढ़ते थे कि एक क्वेश्चन हुआ करता था कि जहाँ पर एलिमेंट का परसेंटेज बाय मास दिया रहता था, एम्पिरिकल फार्मूला एंड देन मॉलिकुलर फार्मूला डिसाइड करते थे. होप यू रिमेंबर दिस. तो हमारा ये ट्रेडिशनल मेथड था. हम उस ट्रेडिशनल मेथड से क्या काम करते थे कि उसका मॉलिकुलर फार्मूला डिटरमिन करते थे. फिर सपोज उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वो क्या COH हो सकता है या OH हो सकता है, इसके बारे में हम फिर क्या करते थे, फंक्शनल ग्रुप्स का टेस्ट करते थे. इन सारे प्रोसेस में क्या होता था कि काफ़ी कंपाउंड कंज्यूम अप हो जाता था और फिर तब हमको डिटरमिन हम कर पाते थे उसका स्ट्रक्चर. अब स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारा मॉडर्न टूल है वो क्या काम करता है, वहाँ पे कंपाउंड का कंजम्पशन नहीं है और ये डायरेक्टली उन सारी चीज़ों को डिटरमिन कर देता है. ठीक है, तो मैंने आपको इस चीज़ को थर्ड पॉइंट में ही बता दिया दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मॉडर्न टूल फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैविंग सेवरल एडवांटेजेस. सो एडवांटेजेस वी आर कंटिन्यूसली डिस्कसिंग कि वो एडवांटेज क्या है कि इसमें आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ही कम अमाउंट लगता है सब्सटेंस का. देन वी विल रिक्वायर मच लेस टाइम फॉर इन्वेस्टिगेशन. सब कुछ जो है वो फास्ट प्रोसेस है. और इसके बाद में द सब्सटेंस रिमेन्स अनअल्टर्ड दैट कैन बी यूज्ड फर्दर, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के बाद में वो सब्सटेंस कंज्यूम अप नहीं हुआ, उसको किसी हम फर्दर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. जबकि मैंने आपको प्रीवियस ऑलवेज रिलेट विद प्रीवियस मेथड्स कि जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे उसमें हम कंपाउंड को बर्न करा रहे थे या फिर किसी से रिएक्शन करवा रहे थे. रिएक्शन करवाने से क्या हुआ कि वो कंपाउंड्स खत्म हो जा रहे थे. ठीक है, एंड दिस मेथड इज क्विक एंड फास्टर एंड दिस इज मच ऑथेंटिक. जस्ट मिडिल पॉइंट हमने लिखा है ए प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम विच वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट स्लाइड्स. मतलब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रहे हैं, जो रेडिएशन ले रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को प्लॉट करते हैं आइदर टेकिंग लैम्डा यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी न्यू और wave number nu bar. How? Let us see in next topic.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हाट इज दिस? हम फिर से आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो व्हाट शुड बी आवर प्लान कि हम दोनों ही चीज़ें स्टडी कर लें कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वी हैव स्टार्टेड. लाइट इज सपोज टू possess प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मैटर एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. मैटर, that is corpuscular theory, as well as electromagnetic wave, we call it wave theory. If it is wave, then which type of wave? This is electromagnetic wave. Electromagnetic wave क्या है भाई? इसमें जो है oscillating electric as well as magnetic field vectors होते हैं. So those are perpendicular to each other. Suppose this red is magnetic field vector, this is blue is electric field vector. So these are the perpendicular to each other. There are three planes x, y and z axes. तो x एक्सिस पे अगर मान लीजिए एक वेक्टर है इलेक्ट्रिक है तो y पे क्या हुआ? मैग्नेटिक हुआ. हाँ, नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि वेव हाउ इट प्रोपागेट्स, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ. आप इसको कैसे समझ लेंगे? सपोज x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, y एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, तो प्रोपागेशन जो होगा वो किस एक्सिस में होगा? दिस विल बी इन z एक्सिस. सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. Next, Max Planck in 1900, who have got Nobel Prize in 1918, proposed that light travels in form of small energy packets or bundles called photon or quantum. Each and every photon is associated with definite amount of energy related with frequency and wavelength. ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है. ये बहुत ही पुराना फार्मूला है. वी हैव स्टडीड E इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज एच सी अपॉन लैम्डा. तो h क्या है? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. इट्स वैल्यू इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. यूनिट ऑलवेज वी हैव टू लर्न, क्योंकि कमिंग स्लाइड्स में आगे एक्सरसाइज में हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. सो डोंट इग्नोर यूनिट्स. c इज स्पीड ऑफ लाइट. दिस इट्स वैल्यू इज 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. And what is new? This is frequency. Frequency in hertz or cycles per second, CPS. So these are the wave characteristics also which we have not written separately. Wave characteristics में आपके पास में suppose this is the wave and crest, continuous crest and trough, then successive crest और trough के बीच की जो distance है that will be called as wavelength or lambda. This one, this is distance. What will be its unit? Unit will be same as the distance. Generally हम लोग क्या काम करते हैं? Suppose UV visible region है तो उसको नैनोमीटर में रिप्रेजेंट कर देते हैं. फिर हो सकता है हम एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करें. You should also know about conversion factors कि कैसे कन्वर्ट करेंगे. नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर हुआ. एंगस्ट्रॉम 10⁻, एंगस्ट्रॉम की बात करें तो एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर हो जाएगा. ये सारी यूनिट्स हम लोगों को पहले से पता होनी चाहिए. फिर उसके बाद में आता है इंटेंसिटी. वेव की इंटेंसिटी, ये हमारा ये एक एम्पलीट्यूड वाला फैक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है. दिस इज हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ, ये आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर इसको अगर आपने प्लस ए लिखा है तो यहाँ पर जो डाउनवर्ड्स है वी कैन राइट इट एज माइनस ए. नेक्स्ट, वेव लेंथ हो गया. इसके अलावा फिर आपके पास में एम्पलीट्यूड हो गया. फिर नेक्स्ट थिंग आती है क्या? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड. पर सेकेंड एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है. इट्स यूनिट इज हर्ट्ज और साइकिल्स पर सेकेंड. One more thing we have written here, that is wave number. कई सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेव नंबर भी आता है. वेव नंबर जनरली हम लोग सेंटीमीटर इनवर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको भी आपको वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ. एक पर्टिकुलर लेंथ, और वो लेंथ बाय ट्रेडिशन हम लोग केमिस्ट्री में जनरली सेंटीमीटर लेते हैं. सो वेवलेंथ की जो होती है यूनिट वो क्या हो जाती है? पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इनवर्स.
So, with this E is equal to h nu, that is hc upon lambda, energy of photons can be determined, either single photon or sometimes it may be given that find energy of 1 mole of photons. So, उसकी भी determine करनी होगी. Suppose we have given a problem, calculate frequency of a wave having lambda 400 nanometer. So, from this formula we can see, that E is equal to h nu, that is hc upon lambda. It means this nu is equal to c upon lambda. By this we can determine the frequency. C is velocity of light. So, we can solve this problem, that is nu is equal to c by lambda directly, and we can get the answer. This frequency also, this is the basic slide, that is why we are discussing that we may get to calculate energy, we may get to calculate frequency, and we should know all these factors, that is wavelength, frequency and wave number, etc. Next is electromagnetic spectrum. What is electromagnetic spectrum? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बताया कि लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स और बंडल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स. इसका मतलब क्या हुआ कि ईच एंड एवरी फोटॉन इज डिस्क्रीट विद डेफिनेट नंबर ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ. अगर उसकी वेवलेंथ डेफिनेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी डेफिनेट होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी डेफिनेट है इट मीन्स उसकी एनर्जी भी डेफिनेट हो जाएगी. अगर हम उन्हीं फोटॉन्स को, आपको पता है कि E इज इक्वल टू प्रीवियस फार्मूला आप करें एच सी अपॉन लैम्डा. अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी. सो एनर्जी डिक्रीज करेगी. E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, h nu directly proportional to nu and inversely proportional to lambda. So, जो all available electromagnetic radiations हैं उनको हम क्या कर दें कि increasing और decreasing order of wavelength arrange कर दें. Obviously अगर हम increasing order of wavelength कर रहे हैं तो वो decreasing order of frequency अपने आप हो जाएगा. ठीक है, let us start. तो इस order को हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, electromagnetic spectrum. So, what is electromagnetic spectrum? This is the span of electromagnetic radiations arranged in increasing or decreasing order of lambda और nu. जो आपके सामने हमने रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को इंक्रीज कराया है, इट मीन्स एनर्जी डिक्रीज कराया है. लेट अस कंटिन्यू. इसमें क्या हुआ, एनर्जी हमारे पास सबसे पहले कौन सी आती, हाईएस्ट एनर्जी की कौन सी वेव हुई, गामा. गामा के बाद में क्या आएगा, एक्स रे. एक्स रे की वेवलेंथ गामा से थोड़ी सी ज़्यादा होगी. देन अल्ट्रावायोलेट, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव एंड देन लास्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी. रेडियो फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसकी जो लैम्डा है वो लैम्डा इन मीटर्स हो जाएगी, यानी कि वेवलेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी एंड इट मीन्स इसकी एनर्जी काफ़ी कम रहेगी. ठीक है, अब हम इसमें क्या काम करते हैं कि वेरियस रीजन्स को अपने डेफिनेट पर्पस के लिए यूज करेंगे, व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इन कमिंग स्लाइड्स. द नेक्स्ट इज एनर्जी लेवल इन मॉलिक्यूल. एज वी हैव डिस्कस्ड, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर ली. नाउ व्हाट अबाउट मैटर मीन्स मॉलिक्यूल्स. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होते हैं. सो एटम के एनर्जी लेवल एज वेल एज मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल. एटम के एनर्जी लेवल आप पढ़ चुके हैं बहुत ही ईजिली, आपने क्लास 11th में पढ़ा है दैट देयर आर वेरियस एनर्जी लेवल्स, जिसको हम लोग शेल बोल रहे थे. एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर रहे थे, मीन्स वहाँ पर यानी एटम में सिर्फ और सिर्फ क्या था, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल था. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल था एटम में. दैट वाज वेरी सिंपल. आपने हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा था. इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे गए
और डी एक्साइटेशन हुआ, डी एक्साइटेशन में हायर एनर्जी लेवल से क्या करते हैं, लोअर एनर्जी लेवल पे आते हैं। ये आपने एटम के एनर्जी लेवल्स पढ़े। एंड दीज एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। एक टर्म आया क्वांटाइजेशन, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन दैट इज फिक्स्ड मीन्स डिस्क्रीट, उससे डिफरेंट कुछ भी नहीं, मतलब जो कुछ भी एनर्जी का लेवल है वो फिक्स है। सपोज आपका ये पहला एनर्जी लेवल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, दूसरा या तीसरा आपका 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, कितने का भी हुआ, तो जो कुछ भी एनर्जी लेवल है वो फिक्स है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल और क्वांटाइजेशन। सेम वे मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें एटॉमिक एनर्जी लेवल्स वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, और अपने सिलेबस में क्या है, मॉलिकुलर एनर्जी लेवल्स है। सो मॉलिक्यूल्स को डील कर रहे हैं। मॉलिक्यूल दैट इज मच कॉम्प्लेक्स, सपोज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो वहाँ पर H और H थ्रो ए बॉन्ड जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास CO2 है तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी कि कई सारे एटम्स एक साथ जुड़े हुए हैं। अब जो ये एटम्स जुड़े हुए हैं दे हैव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, पहला हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, द मॉलिक्यूल एज ए होल कैन रोटेट कर सकता है। दिस कैन वाइब्रेट, वी हैव टू स्टडी अनदर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के अलावा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल आ जाएगा। उसके अलावा रोटेट कर सकता है मॉलिक्यूल, सो रोटेशनल एनर्जी लेवल आ जाएगा। और ये सारे एनर्जी लेवल्स जो हैं वो क्या हैं, क्वांटाइज्ड है। ये टर्म आपको याद रखना है कि ऑल द एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। ओके, लेट अस कंटिन्यू। इसमें से क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, मैंने आपको बताया सिंपल जैसे एटम में था। इसके अलावा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, इसके अलावा रोटेशनल एनर्जी लेवल और ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल। इनमें से जो इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल हैं ये सब के सब क्या है, क्वांटाइज्ड है, जबकि रोटेशनल एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है, ट्रांसलेशनल जो है वो क्वांटाइज्ड नहीं है। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम। सपोज आपको मैंने दो चीजें क्लियर कर दी, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज क्वांटाइज्ड, ये बात कंफर्म हो गई। फिर दूसरी चीज है एनर्जी लेवल इन मैटर इज आल्सो क्वांटाइज्ड। दोनों चीजें आपके पास आ गई कि दोनों में क्या है, क्वांटाइजेशन है, मींस इट देयर वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड, उनकी वैल्यू हम बदल नहीं सकते, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही वो गिव एंड टेक करेंगे। ठीक है, नाउ स्पेक्ट्रम कैसे ओरिजिनेट होगा। सपोज मैंने फर्स्ट थिंग आपको बता दिया कि दोनों की एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। अब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम क्या कर रहे हैं, मैटर पे फॉलो अप करा रहे हैं। तो जब भी हम मैटर पे फॉलो अप कराते हैं उससे क्या हुआ कि जो एनर्जी लेवल है, एक सिंपल मैंने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल दिखाया क्योंकि आप यू ऑल आर अवेयर विद दिस, देन इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, means it will absorb electromagnetic radiation and will go to higher energy level, provided this will take place when the energy difference, means this delta E is matching with the energy of photon, otherwise it will not absorb. Suppose the energy difference is 20 electron volt, then the photon having energy exactly equal to 20 electron volt will be absorbed, not 21, not 19, that is the magic of quantization. Suppose आपने एब्जॉर्प्शन कब किया, ये बात हम लोग सीख गए। अब क्या हम करते हैं कि इस एब्जॉर्प्शन को प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉटिंग मीन्स सपोज आपके पास में जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी तो उसकी एनर्जी क्या थी, एक इंटेंसिटी क्या थी, सेम थी। एक पर्टिकुलर फोटॉन हैज बीन एब्जॉर्ब्ड, इट्स इंटेंसिटी विल बी ड्रॉप्ड, intensity will drop because that particular energy photon has been absorbed, and this when has been plotted will give rise to spectrum.
Clear? So, how spectrum will be obtained? Spectrum, when we have plotted the intensity of electromagnetic radiation falling on this matter, and matter is atom or molecule. Okay. So, we can see atomic spectrum we have discussed, where hydrogen gas these have been excited to higher energy level, and then electrons are moving to lower energy level. While they are moving to lower energy level, they will emit radiation, and when they will emit radiation, these have been obtained in form of emission spectrum, जिसको हम लोगों ने हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम कहा था। मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा में और भी चीज़ें होने वाली हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एनर्जी लेवल। तो मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स है एज कंपैरिजन टू एटम। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक हाई है, इसके अलावा वाइब्रेशनल है, इसके अलावा रोटेशनल है, तो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। दैट्स वाई दिस बिकम्स कॉम्प्लेक्स, and if it becomes complex it will originate as a band. ये जो molecular spectra that will be band spectrum and atomic spectra that will be line or linear spectrum. Now what is spectrophotometer? Spectrophotometer, various types of spectroscopy we have to deal with. उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग चाहे जो भी हुआ उसका बेसिक आउटलाइन सेम रहेगा। बेसिक आउटलाइन में क्या है भाई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स से लाइट जो प्रोड्यूस हुई वो पोलराइज्ड है, मींस उसकी जो वेवलेंथ है, ये फोटॉन्स हैं, वो मल्टी डायरेक्शनल है। इसको जब हम लोग मोनोक्रोमेटर में पास करेंगे देन दिस, जिसको हम लोग बोलते हैं PPL यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन बनाता है? मोनोक्रोमेटर। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही पहले पास होने देगा। व्हाई मोनोक्रोमेटर इज नीडेड? मोनोक्रोमेटर डिसाइड करेगा जिससे कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जाए और उसका एब्जॉर्प्शन या इमिशन हम लोग मेजर कर पा रहे हैं। फिर इस लाइट को हम लोगों ने किस में पास किया? सैंपल में। जब हम लोग इसको सैंपल में पास कर रहे हैं तो वहाँ पे सैंपल क्या हो सकता है कि ये एब्जॉर्ब करे। सपोज वी आर डीलिंग विद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो सैंपल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में जो लाइट आई उसकी इंटेंसिटी हमने सपोज क्या रखा? आई, और इनिशियल लाइट जो थी यानी जो मोनोक्रोमेटर से निकली थी वो क्या थी? आई नॉट। सो देयर विल बी डिफरेंस इन इंटेंसिटीज बिटवीन आई एंड आई नॉट, यानी कि जो ओरिजिनली मोनोक्रोमेटर से लाइट पास हो रही वो और सैंपल से जो निकली है वो ट्रांसमिटेड लाइट इसको बोलेंगे। सो ट्रांसमिटेड निकली और ये जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है दोनों में डिफरेंस होगा। दैट डिफरेंस विल बी मेजर्ड और डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर। इस चीज को कौन डिटेक्ट करेगा? अपने पास डिटेक्टर। अब डिटेक्टर इसको रीड कर लेगा। डिटेक्टर के बाद में जो पीक्स आई उसको एम्पलीफायर क्या काम करेगा? एम्पलीफाई कर देगा, यानी पीक्स को वहां पर वो हाईलाइट कर लेगा और फाइनली इट विल गो टू रिकॉर्डर। तो दिस इज सिंपल कंपोजिशन ऑफ एनी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स से ये मोनोक्रोमेटर पे जाएगा, मोनोक्रोमेटर से सिंगल प्लेन की लाइटें आएंगी, फिर उसके बाद में सैंपल में पास होगा, सैंपल के बाद में डिटेक्टर को जाएगा। डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करेगा? इंटेंसिटीज ऑफ बोथ द लाइट्स, और उसको रीड करके वो एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। एम्पलीफायर क्या काम करेगा? सिग्नल की को इन्हांस कर लेगा और फाइनली ये पेन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स हमको डिफरेंट टाइप की लाइट प्रोड्यूस करनी है, तो डिफरेंट टाइप की लाइट्स के लिए ये डिफरेंट हो जाएगा। जैसे आपको यूवी लाइट प्रोड्यूस करनी है तो हाइड्रोजन या डिस्चार्ज ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप हो गया। इसके अलावा अगर आपको विजिबल लाइट है तो सिंपल आप बल्ब लगा सकते हैं, यानी टंगस्टन फिलामेंट यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये जो सोर्स है वो डिपेंड करेगा कि आप कैसा स्पेक्ट्रोमेट्री इसमें स्टडी कर रहे हैं और कैसी लाइट जनरेट कराना चाहें। मोनोक्रोमेटर
आई हैव डिक्टेटेड दिस, ये क्या काम करेगा, जस्ट लाइक फिल्टर। देन सैंपल होल्डर, हाँ एक खासियत होनी चाहिए सैंपल होल्डर की, सैंपल होल्डर ऐसा हो, पॉट उसका ऐसा हो जो खुद पर्टिकुलर उस रीजन में एब्जॉर्ब ना कर रहा हो। बट सपोज उस रीजन में वो सैंपल होल्डर यानी जिस ट्यूब में आपने रखा है वो भी एब्जॉर्ब कर रहा है, आपका कंपाउंड भी एब्जॉर्ब कर रहा है, देन वी विल बी अनएबल टू डिटेक्ट दिस, ठीक है। और डिटेक्टर और एम्पलीफायर का रोल हमने आपको डिक्टेट कर दिया। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा। सो मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा मैंने बताया एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके पर्टिकुलर रीजन को हम लोग यूज करते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पज। वी कैन मेक इट क्लियर, सपोज देयर इज यूवी लाइट, UV light wavelength is 15 to 400 nanometer, visible its wavelength is 400 to 750 nanometer। इन दोनों की एनर्जी जो है दैट इज सफिशिएंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये क्या काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हैं यानी हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचा सकते हैं, तो इस टाइप की ट्रांजिशंस की स्टडी हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आती है इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन जो है इसकी एनर्जी इतनी होती है कि वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल्स का जो क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है उसको वो चेंज कर ले। अब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल को चेंज कर लिया, सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी विल बी कॉल्ड एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव, रिमेंबर ऑलवेज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव की एनर्जी स्टिल लेस होगी। ये जो है जो मॉलिक्यूल है उसके रोटेशनल एनर्जी लेवल को अल्टर कर पा रहे हैं। सो रोटेशनल एनर्जी लेवल को अल्टर कर पा रहे हैं तो उसकी स्टडी हम लोग करेंगे, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर डिटरमिन करने में हेल्प करेगी, दैट इज माइक्रोवेव और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रेडियो वेव्स जो हैं उनको हम लोग NMR स्टडी में हेल्प करते हैं। इस तरह से इसमें स्पेसिफिकली हम लोग यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स को यूज़ करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स। थैंक यू।